सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है? एंड आपकी कलाई घूमने चाहिए इस तरह से राउंड एंड राउंड सर्कुलर मोशन में, एंड ऊपर से नीचे। एंड मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग में ब्रश करना इज़ वेरी नेसेसरी। लोगों के मन के अंदर हमेशा से ये वहम रहता है, मिथ रहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर आकर के सफाई करवाएंगे तो हमारे दांतों की जो लेयर है वो उतर जाएगी और दांत खराब हो जाएंगे, सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाएगी। लोग अवेयर ही नहीं है कि हमें डेंटल चेकअप कराना भी चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो हमारे हर 6 महीने में एक डेंटल विजिट होना चाहिए। कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें लेके बहुत बड़ी चीज़ें कॉज कर देते। छोटा सा कीड़ा आप कैंसर में भी बदल सकता है। कि दांतों का सही रंग कौन सा होता है कि मैं आपको बता देती हूँ, महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। क्योंकि जब पहले आप लोग क्लीनिंग करवाने के लिए जाया करते थे दांतों की, तो आपकी सिर्फ एक मोटर चला करके क्लीनिंग की जाती थी, जिससे जो आपके गम्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब जो है एक वाइब्रेटर फॉर्म के अंदर जो है मशीन आ चुकी है क्लीनिंग की, जिससे सिर्फ वाइब्रेशन होती है, आपका पीलापन निकल जाता है, लेकिन कोई भी नुकसान आपके दांतों को नहीं होता। जो गम्स है उसके अंदर अगर कीड़ा लग जाता है तो उस केस के अंदर पहला स्टेप लोगों को क्या उठाना चाहिए? जब हम लोग पानी पीते हैं तो कौन सा पानी पीना चाहिए और पानी का क्या असर होता है दांतों के ऊपर? अगर किसी के टेढ़े मेढ़े दांत हैं, ब्रिसल्स लगवाते हैं, तो लोगों के मन के अंदर ये हमेशा से मिथ रहता है कि हमारे जो ब्रिसल्स है वो बाहर की साइड दिखेंगे, हमारे दांतों के अंदर स्पेस कम होने की बजाय जो गम्स और टीथ के बीच के अंदर ट्रायंगल होता है उसके अंदर स्पेस बढ़ने लग जाएगा। लोगों को कहीं ना कहीं शर्म आती है बाहर जाने के अंदर कि अगर हम लोग स्माइल करेंगे तो हमारे ब्रिसल्स दिखेंगे। तो क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके अंदर ब्रिसल्स दिखे भी ना और जो दांत है उनके अंदर ब्रिसल्स लग भी जाए? हाँ, ऐसे आजकल बहुत सारे एडवांस तरीके आ गए हैं। अब सिल्वर की जगह हम वाइट कलर के ब्रिसल्स भी लगाते हैं। ठीक है। जो दांत के जैसे ही दिखते हैं। हमारे दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं 1 या 2 दांत लगवा करके आए, लेकिन कई जो ज़्यादा ओवर एज हो जाते हैं उनके सभी के सभी दांत नहीं रह पाते। उसके बाद आप लोग जो है आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं, लेकिन उनको निकालने में डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो क्या उसकी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे बार बार वो निकालने डालने ना पड़े और फिक्स हो जाए? जी, एक ऐसी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो जहाँ हम डेंटिस्ट को इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से वो बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं। ओह माय गॉड, इतनी सारी बीमारियां गिनवा दी हैं जितनी शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखी थी। तो मुझे नहीं पता था एक छोटी सी जीभ की क्लीनिंग ना करने की वजह से इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो मुझे अब जीभ की क्लीनिंग करने का भी सही तरीका बता दीजिए, कैसे जीभ की क्लीनिंग होती है, कि कितने टेढ़े मेढ़े दांत जो है वो आप लोग ठीक कर सकते हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट भी आप लोग करते हैं, तो कैंसर के लिए क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग यहाँ पर अब इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मुंह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो एक बार जरूर डॉक्टर सावी के पास आप लोग विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हर किसी की मुस्कुराहट, सबकी अपनी चाहत होती है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो स्माइल करते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इसके टीथ कैसे हैं, यानी कि दांत कैसे हैं। तो उसी दांत की स्पेशलिस्ट से आज मैं आपको मिलवाने के लिए लाई हूँ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सावी मौजूद है और इस वक्त मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। डॉक्टर सावी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हर किसी की मुस्कुराहट जो है उसकी पहचान होती है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो उसको हर किसी को ये लगता है कि मेरी मुस्कुराहट जो है सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, उसी को संवारने का काम आप करती हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा लगता है जब आपके पास लोग जो अपनी मुस्कुराहट संवारने के लिए आते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब कोई पेशेंट आता है किसी कंप्लेन से, पेन से या स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए, एंड उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करके एंड वो दुआएं दे के जाते हैं एंड बहुत हैप्पीली जाते हैं यहाँ से। तो वो फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। जितना भी ट्रीटमेंट के अंदर हम पेन लेते हैं, लास्ट में अगर पेशेंट सेटिस्फाई होके जाए एंड स्माइल करते हुए जाए, दैट इज़ द अल्टीमेटली फीलिंग। ठीक है, आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, एक बार स्माइल करके दिखा दीजिए। देखिए, डेंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी स्माइल है। आप मुझे अपने बारे में बताइए कि कब से इस हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर सावी है और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 2.5 साल से महात्मा गांधी की टीम के साथ में काम कर रही हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारे नए नए पेशेंट्स देखे हैं, काफ़ी एक्सपोजर मिला है, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था यहाँ पे टीम के साथ में। ठीक है, जब भी
हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है ब्रश करने का, क्योंकि जब ब्रश करते हैं तभी हमें रिफ़्रेशमेंट फील होती है। कुछ भी खाना खाने से पहले ब्रश करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है, और उसके बाद ये बताइए कि कुछ लोग होते हैं, हालांकि रूरल साइड के जो लोग होते हैं, गाँव के साइड के लोग होते हैं, सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं। तो चाय पीने से पहले ब्रश करनी चाहिए, चाय पीने के बाद ब्रश करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि सबसे पहले हम ब्रश करना कब चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। सिर्फ मॉर्निंग के अंदर ब्रश करना वो कंप्लीट नहीं होता। मॉर्निंग से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अगर आप रात के अंदर ब्रश करके सोएं, वो आपके टीथ के लिए, स्माइल के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। एंड सब लोग ये क्वेश्चन करता है कि मैडम पेस्ट कौन सा अच्छा है, कोलगेट यूज़ करें, पेप्सोडेंट यूज़ करें, फलाना यूज़ करें। तो मैं बता दूं, पेस्ट सब सेम है, लेकिन ब्रश करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। आपके गम्स को हेल्दी रखेगा, आपके ओरल कैविटी को अच्छा रखने वाला तरीका है जो सिर्फ ब्रश करने का तरीका, ना कि कोई भी पेस्ट। तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ आज कि किस तरह से हमें ब्रश करना चाहिए। भाई आप लोग हमेशा हर कहीं पर जाकर के ये पूछा करते थे, कोलगेट यूज़ करनी चाहिए, क्लोजअप यूज़ करनी चाहिए, ये सेंसोडाइन यूज़ करनी चाहिए। तो आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के टूथपेस्ट से कोई भी असर नहीं पड़ता। हालांकि असर पड़ता है कि आप लोग ब्रश की टेक्निक को से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी आपको डॉक्टर साबिर बताने वाली है कि किस तरीके से आप लोगों को ब्रश करनी चाहिए। तो डेमो शुरू करते हैं, यहाँ पर मुझे डेमो करके दिखाइए। ये हमारा रेप्लिका है, जॉ का रेप्लिका है जो हम मॉडल के ऊपर मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे अपर टीथ हैं, ये लोअर टीथ हैं, ये अंदर की साइड के टीथ हैं। यहाँ से सबसे पहले लोग सिर्फ बाहर दांत ब्रश करके रह जाते हैं, अंदर की साइड से ब्रश करना। लोगों को लगता है स्माइलिंग की जो खूबसूरती है वो सिर्फ बाहर से ही दिखती है, लेकिन अंदर की साइड ब्रश करना उतना ही जितना ज़रूरी है जितना बाहर की साइड से। तो सबसे पहले इतना तो बड़ा मुंह नहीं खुलता है हमें सिर्फ पी साइज़ का पेस्ट लेना चाहिए। हम बहुत देखते हैं ब्रश पेस्ट खोलेंगे एंड पूरा का पूरा पीछे तक भर लिया, फिर गीला करा ब्रश को एंड देन ब्रश करना शुरू किया, तो वो मेथड सही नहीं है। एक मटर के दाने के जितना हमें टूथपेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे पहले हमारा एक ब्रश 3 दांतों को ही कवर करता है एंड हम इस तरह से दांतों को घिसते ही जाते हैं कि हमारा साफ़ सफाई हो रही है। ये लोगों का रेगुलर मेथड होता है जो कि बिल्कुल गलत है। हमें 3 दांतों के ऊपर ब्रश करना चाहिए एंड हमारा ब्रश सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता है, साथ साथ हमारी कलाई भी घूमती है। अगर हमें पता नहीं चलता कि हमारा ब्रश घूम रहा है तो आप शीशे के सामने खड़े होकर ब्रश करिए एंड आपकी कलाई घूमने चाहिए इस तरह से राउंड एंड राउंड सर्कुलर मोशन में। एंड ऊपर से नीचे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर 2 दांतों के बीच में हमारा गैप होता है एंड वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दांतों की अपर लेयर हमारी जीभ से भी साफ़ हो जाती है, लेकिन दांतों के बीच का पार्ट नहीं होता। इस तरह से इसको फ्लॉस क्लीन करना चाहिए हर एक दांत के पार्ट में। एंड पीछे के दांत, जो ऊपर वाले दांत हैं, वहाँ पे हमारा ब्रश नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम मोस्टली जो ब्रश यूज़ करते हैं उसका हैंडल बहुत ही मोटा होता है, तो हमें स्लीक ब्रश यूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल पतला एंड बिल्कुल सॉफ्ट हो, सॉफ्ट काइंड ऑफ अ ब्रश। पीछे के साइड पे हमें पीछे तक जाना चाहिए। पीछे ब्रश के लिए आपको हल्का सा अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। ये नहीं है पूरा का मुंह खुलता है, जितना बड़ा हम खोलते हैं हमारे दांत साफ़ हो रहे हैं, वो एक मिथ है। पीछे के दांत के लिए आपको हल्का सा मुंह बंद करना पड़ेगा एंड देन आपका ब्रश पीछे की साइड से क्लियर होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में एंड ऊपर से नीचे, ठीक है। अंदर की साइड, ये मेन पार्ट हमारा बहुत ज़रूरी है। इसको हमने इस तरह से बाहर की साइड पे लाके क्लीन करना है, ठीक है। ये हमारा ठीक है। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर से नीचे लेकर आना है, नीचे जो है नीचे से ऊपर लेकर के आना है। इस तरह से आपका कलाई घूमना चाहिए। और जो पीछे के साइड के टीथ्स होते हैं, इनकी सफाई कैसे की जाए? इसके भी सर्कुलर मोशन में हमें नीचे के सारे टीथ को ऊपर लेके आना है। ऊपर की साइड से आप जितना क्लीन करेंगे वो उतना ज़्यादा आपका मेंटेन रहेगा, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके जो गम्स सूज जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, वो सब कुछ चीज़ें नहीं होंगी। एंड मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग में ब्रश करना इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है। लोग क्या करते हैं, रात को ब्रश तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी खाना खा लेते हैं। हाँ, और वो हम सोचते हैं हमने ब्रश तो किया था कि हमने खाना खा लिया, लेकिन स्टिल जो खाने के रेमिनेंट्स हैं वो हमारे दांतों के ऊपर चिपकते हैं एंड वो रेमिनेंट्स पूरी रात भर हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरियाज को डिग्रेड करता रहता है एंड दांतों में कीड़े लगते हैं। इसी वजह से दांतों में सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं, मुंह से बैड स्मेल आती है
ब्लीडिंग होती है, ये सारे उसके कॉजेज़ हैं। एंड मॉर्निंग में आपने एक क्वेश्चन किया था कि कब हमें चाय पीनी चाहिए, खाना लेना चाहिए। तो आधे घंटे के बाद सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही ब्रशिंग, एंड हाफ एन आवर के बाद आप चाय लीजिए, खाना लीजिए, जो भी आपने लेना है आधे घंटे के अंदर। ये नहीं ब्रश करते हैं और सीधा हम प्लेट के ऊपर बैठ जाते हैं खाने के लिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट लेयर है दांतों की वो बहुत वो हो जाती है, पतली हो जाती है जब हम ब्रश करते हैं, तो उसको कुछ टाइम चाहिए रीजनरेट होने के लिए। जो हमारे मसूड़े हैं अगर सॉफ्ट हो गए हैं, सोलन, तो वो थोड़े से ऊपर नीचे जाते हैं, तो उनको सेटल होने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। तो हाफ एन आवर का आप अपने दांतों को टाइम दीजिए, उसके बाद आपने जो खाना आप वो खाइए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कई लोगों के मन के अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि जब भी हमारे दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है या फिर पीलापन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर आते हैं डेंटिस्ट के पास, लेकिन आते हैं सिर्फ लास्ट स्टेज के अंदर ही। और जब आते हैं तो लोगों के मन के अंदर हमेशा से ये वहम रहता है, मिथ रहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर आकर के सफाई करवाएंगे तो हमारे दांतों की जो लेयर है वो उतर जाएगी और दांत खराब हो जाएंगे, सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम दांतों की जब सफाई कराते हैं तो हमारा दांत पतले हो जाते हैं या दांत हिलने लगे हैं या और ज़्यादा पीले हो गए, सेंसिटिविटी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज के टाइम में इतनी एडवांस्ड हमारे पास मशीन्स हैं, उसकी वजह से वो सिर्फ वाइब्रेशन कॉज करते हैं। तो वाइब्रेशन से ना हमारे दांत घिसते हैं ना पतले होते हैं। 2 दिन के लिए हाँ हल्की सेंसिटिविटी होती है, बट वो सिर्फ 2 दिन के लिए। अगर आप अपने डॉक्टर का बोला हुआ एज इट इज़ सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो 2 दिन के बाद आपको कोई इश्यूज़ नहीं रहते हैं। एंड एक चीज़ और, लोग अवेयर ही नहीं है कि हमें डेंटल चेकअप कराना भी चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो हमारे हर 6 महीने में एक डेंटल विजिट होना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी चीज़ें लेके बहुत बड़ी चीज़ें कॉज कर देते हैं। छोटा सा कीड़ा आप कैंसर में भी बदल सकता है। कैंसर में वो कीड़ा नहीं बदलता, लेकिन हमारी इग्नोरेंस ज़रूर बदलती है। छोटा सा कीड़ा लगता है, उसके बाद वो इतना बढ़ता जाता है कि हमें आरसीटी करानी पड़ती है, बट हम पेन को इग्नोर कर रहे हैं, कोई भी दवाई खाई और छोड़ दिया, उसके बाद वो दांत निकालने की नौबत आ जाती है। बहुत सारे केसेस में वो कैंसर में तब्दील होके ही हमारे पास आते हैं। तो ठीक है, लोगों के लगातार क्वेश्चन आते हैं, अगर कहीं पर YouTube वीडियोस भी देखते हैं, Facebook पेज भी देखते हैं, कि दांतों का सही रंग कौन सा होता है। क्योंकि अक्सर बताया जाता है कि हल्का जो पीला दांत होता है वही नेचुरल कलर होता है दांतों का। तो क्या सबके दांत जो बिल्कुल वाइट दिखते हैं उनके अंदर कैविटी नहीं होती, या फिर वो दांत बिल्कुल स्वस्थ होते हैं? कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पीले दिखने वाले दांत खराब है और बहुत चमकने वाले दांत बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल टीथ का कलर ही पेल येलो होता है। हल्का सा पीलापन दांतों में नेचुरली ही होता है। जो बहुत चमकते हैं वो लोग कुछ स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए या एस्थेटिक चीज़ों में जाते हैं तो उनके दांत इतने चमकते हैं। इन कीड़े लगना किसी भी दांत में लग सकता है। जब आप इग्नोर करते हैं चीज़ों को, मुँह में मेंटेन नहीं करते हैं, हाइजीन नहीं हो सकती है, तो उसमें हर एक केस में दांत में कीड़ा लग सकता है और उसको स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। क्योंकि जब पहले आप लोग क्लीनिंग करवाने के लिए जाया करते थे दांतों की, तो आपकी सिर्फ एक मोटर चला करके क्लीनिंग की जाती थी, जिससे जो आपके गम्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब जो है एक वाइब्रेटर फॉर्म के अंदर जो है मशीन आ चुकी है क्लीनिंग की, जिससे सिर्फ वाइब्रेशन होती है, आपका पीलापन निकल जाता है, लेकिन कोई भी नुकसान आपके दांतों को नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए कि जो गम्स है उसके अंदर अगर कीड़ा लग जाता है तो उस केस के अंदर पहला स्टेप लोगों को क्या उठाना चाहिए? क्योंकि सभी ये एक काम करते हैं कि मेडिकल के ऊपर जाते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, दर्द के अंदर आराम आ गया, उसके बाद जब वो कीड़ा दोबारा से एक्टिवेट होता है उसके बाद उनको डॉक्टर की याद आती है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हर 6 महीने में हर पेशेंट को, हर एक इंसान को अपना विज़िट लेना चाहिए डेंटिस्ट के पास। बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में आके हमें एक्टिवेटेड फॉर्म में वो दिखाई देते हैं कि यहाँ पे अब पेन हो गया है, अब बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन है। तो हर 6 महीने में एक विज़िट। उसके बाद जब दांतों में कीड़ा लगता है तो उसको उसी स्टेज पे रोका जा सकता है फिलिंग्स के थ्रू। पहले ज़माने में फिलिंग्स आती थी हमारे सिल्वर कलर की, चांदी जैसी, वो लोग चांदी भरवा के आए हैं। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल कॉम्पोजिट हमारी फिलिंग टूथ कलर की जैसी फिलिंग्स होती हैं, लेज़र के थ्रू फिलिंग्स होती हैं, जो आपको ना तो दांत आपका ख़राब करती हैं, वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। तो जो चीज़ें बहुत आगे बढ़ सकती हैं उसको हम छोटा से कीड़े लगने पे ही उसको हम ठीक कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की इग्नोरेंस ऐसी है कि हमें दर्द हो रहा है, हम एक मेडिकल शॉप पे गए, दवाई खा ली, वो ठीक हो गया, उसको भूल ही जाते हैं।
लेकिन उसको उसी टाइम पे अगर दिखाया जाए तो आपकी बीमारियां बहुत बड़ी होने से पहले ही रुक सकती हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जब हम लोग पानी पीते हैं तो कौन सा पानी पीना चाहिए और पानी का क्या असर होता है दांतों के ऊपर? देखिए, पानी का बहुत बड़ा असर है। पानी के अंदर जब हमारी फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो उससे दांतों के ऊपर पीले पैच, सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और हमारी काफ़ी लंबी बेल्ट के अंदर ऐसा हमने देखा गया है कि वो धब्बे दिखाई ही देते हैं। उनका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम उसको दवाई दे दें तो वो ठीक हो जाएगा। तो पानी आप हमेशा आरओ का पानी ही पिए, नलके का, मटके में भी अगर आप पानी भर रहे हैं तो उसको साफ़ करके या पानी को अच्छे से उबाल के ठंडा करके फिर वो पानी पीजिए। जितना आप गंदा पानी या ऐसे ही फ्लोएबल पानी आप पिएंगे, आपके दांतों को सबसे पहले वो नुकसान करेगा। दांतों के साथ साथ वो पेट को भी ख़राब करता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी तो है। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी के टेढ़े मेढ़े दांत हैं, ब्रिसल्स लगवाते हैं, तो लोगों के मन के अंदर ये हमेशा से मिथ रहता है कि हमारे जो ब्रिसल्स है वो बाहर की साइड दिखेंगे, हमारे दांतों के अंदर स्पेस कम होने की बजाय जो गम्स और टीथ के बीच के अंदर ट्रायंगल होता है उसके अंदर स्पेस बढ़ने लग जाएगा। तो इसका क्या जवाब देना चाहेंगी, क्या ऐसा सच में होता है? देखिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसको हम ब्रेसेस लगाना, वो 100% सेफेस्ट ट्रीटमेंट है। जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, आगे पीछे हो गए हैं, लोगों के दांतों में ज़्यादा स्पेसिंग है, उसको कवर करने के लिए तो वो 100% सेफ़ है। एंड बात रही जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स आते हैं कि ट्रीटमेंट लास्ट के अंदर होने पे वो ट्रायंगल्स रह जाते हैं, तो उनके लिए हम सर्जरीज़ करते हैं। छोटी सी चेयर साइड सर्जरीज़ होती है जिससे वो ट्रायंगल सारे छुप जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एक लोगों में ये एज है कि अगर बचपन में ही करा लिया जाए 14-15 साल की उम्र में तो वो ट्रीटमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम 14 साल से 45 साल तक की उम्र वाले लोग भी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं सोचनी चाहिए कि अब हम 30 साल के हो गए हैं, अब ऐसे एज आ गई कि अब यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा। 14 से 45 साल तक की उम्र में वो ट्रीटमेंट होता है एंड 100% सेफ एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। ठीक है, ब्रेसल्स जो लगवाते हैं वो सिल्वर कलर की होती हैं। लोगों को कहीं ना कहीं शर्म आती है बाहर जाने के अंदर कि अगर हम लोग स्माइल करेंगे तो हमारे ब्रेसल्स दिखेंगे। तो क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके अंदर ब्रेसल्स दिखे भी ना और जो दांत है उनके अंदर ब्रेसल्स लग भी जाए? हाँ, ऐसे आजकल बहुत सारे एडवांस तरीके आ गए हैं। अब सिल्वर की जगह हम वाइट कलर के ब्रेसल्स भी लगाते हैं। ठीक है। जो दांत के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अब जब आप स्माइल करते हैं तो वो बहुत विजिबल नहीं होते। तो जो सिल्वर वाला था वो अब हमने वाइट के अंदर उसको चेंज कर दिया गया है। एंड एक और चीज़, पहले ब्रिसल्स लगते थे हमारे दांत के अपर लेयर पे, बाहर की साइड पे, लेकिन आजकल हम अंदर की साइड भी ब्रिसल्स लगाते हैं जो भी सेफ़ एंड सक्सेसफुल हैं। उससे लोगों को पता नहीं चलता है कि हाँ हम ब्रिसल्स लगे हुए हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो नहीं चाहते हैं, ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ें देख के नहीं करवाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं उन पेशेंट्स के लिए कि हम अंदर की साइड से लगा सकते हैं, वरना क्लियर अलाइनर्स हम जिसको बोलते हैं कि ऊपर की लेयर के ऊपर हम लगाते हैं, वो भी 100% सक्सेसफुल हैं। बहुत सारी वेरिएशंस आजकल के टाइम में आ गई है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है। जो हम पहले डेंटिस्ट्री करते थे, आज के टाइम में वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे कि पेशेंट को कम से कम हार्म हो एंड बेनिफिट्स उसके बहुत ज़्यादा रहें। ठीक है, एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो सबके मन के अंदर होता है और अप्रोक्सीमेटली जो 50 क्रॉस कर चुके होते हैं। मुझे ये बताइए, जब भी हम लोग हमारे दांत गिरने शुरू हो जाते हैं उसके बाद हम लोग सोचते हैं 1 या 2 दांत लगवा करके आए, लेकिन कई जो ज़्यादा ओवर एज हो जाते हैं उनके सभी के सभी दांत नहीं रह पाते। उसके बाद आप लोग जो है आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं, लेकिन उनको निकालने में डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो क्या उसकी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे बार बार वो निकालने डालने ना पड़े और फिक्स हो जाएं? जी, एक ऐसी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, प्रैक्टिस है, जिसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। पहले के टाइम में उतारने चढ़ाने वाले हम डेंचर्स दिया करते थे पेशेंट्स को, लेकिन वो उनका सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं होता था या पेशेंट भी इतना विलिंग नहीं होता था। आजकल के टाइम में हम उनको इम्प्लांट देते हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेस है आज के टाइम में। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि जिस तरह से अगर आप देख सकते हैं तो ये इम्प्लांट है। हम रूट्स को रेप्लिकेट करते हैं स्क्रू से, ठीक है, और ये बोन के अंदर रहता है ना, उसके ऊपर कैप लगती है। इस तरह का ये प्रोसीजर होता है। जो पेशेंट नहीं चाहते हैं कि उनके दांत ऊपर नीचे हों, हम उनको निकालें चढ़ाएं, उनके लिए ये फिक्स तरह का एडवांस तरीका है कि हम यहाँ पे बोन में स्क्रू डालते हैं और उसके ऊपर कैप लगाते हैं। ठीक है, तो क्या ये निकाल भी सकता है पेशेंट? नहीं, ये 100% फिक्स ही रहता है। अगर कभी वैसे इस चीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके डेंटिस्ट ईजिली ऊपर की कैप को रिमूव करके जो भी कोई प्रॉब्लम हो रखी होती है उसको सॉल्व करके वापस से उस पर कैप लगा देते हैं। ठीक है,
इसको हम डेंटल इम्प्लांट्स बोलते हैं। आजकल के टाइम में ये सबसे बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पेशेंट को टीथ प्रोवाइड करने की। डेंचर्स बहुत टाइम पहले हम देते थे, आज के टाइम में डेंटल इम्प्लांट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हम यहाँ पे अपने पास प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो ये अंदर स्क्रू लगाए जाते हैं गम्स के अंदर, क्या ये कोई परेशानी नहीं देते हैं? नहीं, ये कभी कोई परेशानी नहीं देते हैं। जिस दिन हम इसको सर्जरी करते हैं उसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो बोन के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो जाए, बोन के साथ जुड़ जाए। 1 महीने के अंदर इसमें इतनी अच्छी हीलिंग हो जाती है कि ये ज़िंदगी भर इंसान चला जाता है, लेकिन इम्प्लांट बहुत अच्छा से रहता है कि इम्प्लांट नहीं ख़राब होता हमारा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जब भी डॉक्टर का नाम सुनते हैं तो एक मिडिल क्लास और एक पुअर आदमी की तो बिल्कुल रूह खड़ी हो जाती है कि भाई आप तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इतना खर्चा लाएंगे कहाँ से। तो क्या महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर कोई और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हैं कि पेशेंट यहाँ पर आए, सारी की सारी चीज़ें हो जाए, उसका इलाज हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन उसका पैसा बिल्कुल भी ना लगे? कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या फिर कुछ भी ऐसा आप लोगों के हॉस्पिटल के थ्रू दिया जा रहा है? ऐसे काफ़ी तरीके हैं जो अब हमारे हॉस्पिटल ने अपनाए हैं, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट की पैनल में हमारा हॉस्पिटल आता है। ठीक है। हर एक जो लोग प्राइवेट से इंश्योरेंस लेते हैं वो सारे इंश्योरेंस कवर करते हैं। आयुष्मान भारत कवर होता है, टीपीए, हर एक तरह का टीपीए कवर होता है। इसके इसमें क्या बेनिफिट है कि पेशेंट आता है, कैशलेस अपना ट्रीटमेंट करवा के जाता है। किसी भी तरह की बीमारी, छोटे से छोटे दांत निकालने से लेके फिलिंग करने से लेके कैंसर तक की बीमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत अच्छी सुविधा दी गई है पेशेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका काम करते हैं। ट्रीटमेंट अप टू द डेट होता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट में कुछ भी कम होगा। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा बेस्ट मिलेगा, लेकिन हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रीटमेंट। ठीक है, आयुष्मान भारत का कार्ड भी चलता है? हाँ जी, आयुष्मान भारत हो गया, रिलायंस के हो गए, स्टार हेल्थ हो गया, हमारा हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल्स हो गए, एवरी ईएसएच के हो गए, ईएसआई हो गए, हर एक तरह का यहाँ पे कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ चलता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि टीथ की बात तो हो गई, लेकिन टीथ के साथ साथ डेंटल सर्जन जो है, डेंटिस्ट जो है, टंग का भी ध्यान रखता है, तो जीभ को क्लीन करना कितना ज़रूरी है? जीभ को क्लीन करना उतना ही ज़रूरी है जितने दांतों को क्लीन करना है। हम जीभ को भूल जाते हैं, जिसके बाद जो भी हम खाते हैं, दूध, चाय, कॉफ़ी, खाना हमारी जीभ के ऊपर वो रह जाता है। जीभ के ऊपर एक परत जमा देता है जो बैक्टीरियाज को रेगुलर बनाता रहता है। उसकी वजह से मुंह में स्मेल तो आती ही आती है, लेकिन जो बैक्टीरिया बन रहे हैं वो सलाइवा हमारे थूक के थ्रू हमारे पेट में जाते हैं, ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हैं। उसकी वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी फेलियर, डायबिटीज़, ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जहां हम डेंटिस्ट को इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से वो बहुत बड़ा रूप ले सकती है। ओह माय गॉड, इतनी सारी बीमारियां गिनवा दी हैं जितनी शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखी थी। तो मुझे नहीं पता था एक छोटी सी जीभ की क्लीनिंग ना करने की वजह से इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो मुझे अब जीभ की क्लीनिंग करने का भी सही तरीका बता दीजिए, कैसे जीभ की क्लीनिंग होती है? पहले के समय में हम जीबी यूज़ करते थे, टंग क्लीनर जिसको बोलते थे, बट आज के टाइम में हमारे ब्रश के पीछे ही ऐसे टंग क्लीनर ऑलरेडी होता है। हाँ। मान लीजिए ये हमारे लोअर टीथ में यहाँ पे जीभ, हम जीभ को बाहर निकाल के अपना पीछे वाला सरफेस से जीभ को क्लीन करते हैं। ठीक है, पीछे से आगे लेकर के आना है? पीछे से आगे लेके ना उसको सर्कुलर मोशन में भी आप उसको रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बट ध्यान दें कि पीछे ये वाला एरिया बिल्कुल क्लीन हो और आपकी जीभ वेट हो, गीली जीभ हो। अगर आप ड्राई के ऊपर आप उसको स्क्रब करेंगे, आप अपनी जीभ को छील देंगे और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो छाले का रूप भी ले सकता है। तो हमारी जीभ गीली होनी चाहिए, आपका ब्रश अच्छे से गीला होना चाहिए। ठीक है, टंग का जो कितना सरफेस है वो इस से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ ज़्यादा पीछे लेकर के जाते हैं तो कई लोगों को दिक्कत होती है कि उनको वॉमिटिंग जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसको कितना साफ़ करना चाहिए? कंप्लीट जीभ को हमारा पीछे तक साफ़ करना चाहिए। कि 1-2 दिन की जब इनिशियली हम क्लीन करने लगते हैं तब हमें लगता है कि गैग आ रही है, उल्टी आ रही है, बट दूसरे तीसरे दिन हम उसके यूज टू हो जाते हैं। जब आप क्लीन करेंगे आपको भी यूज टू हो जाएंगे कि हमें को अपनी जीभ पूरी क्लीन करनी है। तो हम जितना जीभ को बाहर निकाल सकते हैं हम उतना जीभ को बाहर निकालिए, अपना फेस टिल्ट करिए एंड अपने ब्रश से उसको इस तरह से एंड सर्कुलर मोशन में उसको क्लीन करिए। जीभ को और दांतों को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ डेंटल प्रॉब्लम्स ही नहीं, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, सिस्टमेटिक डिजीज़, पूरी बॉडी के अंदर इससे डिजीज़ हो सकती हैं इनके बैक्टीरियाज़ की वजह से। बहुत केसेस में देखा गया है कि उनको हार्ट स्ट्रोक आया है, लेकिन उसकी जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो उनको देखते हैं कि पूरा ओवरऑल हाइजीन था,
टेस्ट हुए तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर थे वो हमारे दिल के, हमारे ब्लड के अंदर पाए गए हैं। ठीक है। तो मुंह पूरा सिस्टमेटिक, पूरी बॉडी के साथ आपसे रिलेटेड है, ब्रेन से, हार्ट से, किडनी से, स्टमक से, एवरीथिंग। तो मुंह को मेंटेन करना, ओरल हाइजीन मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ये और बता दीजिए कि कितने टेढ़े मेढ़े दांत जो है वो आप लोग ठीक कर सकते हैं? हर तरह के टेढ़े मेढ़े दांत जिनमें गैप होता है, आगे पीछे होते हैं, दांत टूट जाते हैं, कोई छोटे बड़े दांत निकलते हैं, हर किस्म का इलाज यहाँ पे हमारे पास में ठीक है। होता है। मान लीजिए ये दांत है, अगर ये टूट जाता है, ठीक है, तो अगर ये हाफ टूट जाता है तो आप इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? हमारे पास इसमें फिलिंग मटेरियल्स है। अगर ये आधा दांत टूट जाता है तो हम उसको फिलिंग से बनाते हैं, रादर देन कि हम पूरे के पूरे दांत को ट्रिम करके उसके ऊपर कैप लगाएं। उसके बजाय हम आजकल फिलिंग्स इसमें देते हैं। क्लियर विनियर्स भी आते हैं जो बिल्कुल एक सरफेस आगे के दांत का मटेरियल है जो वो उसके ऊपर हम लगाते हैं ताकि पेशेंट को सिटिंग्स कम हो जाए, ट्रीटमेंट पेन कम हो जाए, सिर्फ फिलिंग से उसका काम चल सकता है। ठीक है। फिलिंग्स और ये ब्रेसल्स लगवाने के बाद कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं? सिर्फ एक सिटिंग में हमारा ये काम हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ब्रेसेस के लिए, हाँ, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट 1 साल तक चलता है, लेकिन हर 1 महीने में सिर्फ एक सिंगल विजिट रहती है। ठीक है। एंड फिलिंग्स का, ये क्लीनिंग का ये प्रोसेस सिर्फ 1 दिन में ही हो जाता है। ठीक है। मैंने सुना है कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट भी आप लोग करते हैं, तो कैंसर के लिए क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग यहाँ पर अब इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, कैंसर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कैंसर की स्क्रीनिंग करना। हमें पता चलना कि ये कैंसर है भी, कैंसर किस तरह का है, क्या कैंसर सिर्फ दवाइयों से रुक सकता है या वो आगे बढ़ के हमारे किसी और बॉडी पार्ट को भी ख़राब करता है। तो 2 तरह के कैंसर्स होते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करना, एंड स्क्रीनिंग के लिए हर एक तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे CBC, MRI, हर एक टेस्ट हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। वो टेस्ट करने के बाद, जांचने के बाद कि हमारा ये कैंसर है, अब उसके बाद उसका ट्रीटमेंट पॉइंट आता है। तो यहाँ पे हम रेडियोथेरेपी भी देते हैं पेशेंट को, कीमोथेरेपी भी हम प्रोवाइड करते हैं, एंड इन लास्ट केस अगर हमें उसको ऑपरेट करना पड़ता है तो हम यहाँ पे ऑपरेशन भी करते हैं। एंड पेशेंट को ऑपरेट करने के बाद हम उसके अंदर आर्टिफिशियल बोन भी उनको देते हैं। ठीक है। कई बार होता है हमें ये हड्डी निकालनी पड़ती है या आगे के दांत या जीभ आदि निकालनी पड़ती है, तो उसके बाद में पेशेंट का मुंह लटक जाता है, तो आर्टिफिशियल चीज़ें हम ऐसी बना के उनको देते हैं ताकि पेशेंट का मुंह नहीं लटके, मसल्स ख़राब नहीं हो। ये भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी मशीन्स जो है अभी आप लोग इस्तेमाल करते हैं सर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान? हर तरह की मशीन्स ऑपरेट करी जाती हैं यहाँ पे। अगर हम चेयर साइड प्रोसीजर देखें तो हमारे स्केलर्स, RCTs हमारी एंडोमोटर के थ्रू होती हैं, एंड एक्सरेज जो पहले छोटी फिल्म के थ्रू होते थे और हम हाथ से उनको डेवलप करते थे, आज के टाइम पे हम RVG यूज़ करते हैं। RVG होता है जो छोटे छोटे सेंसर के थ्रू हम एक्सरेज लेते हैं, हैंड टू हैंड हमें वो चीज़ें दिखती हैं। सबसे अच्छा उसका क्या है कि पेशेंट को एक्सपोज नहीं होने देती वो। जो पहले 15 से 20 सेकंड में हम एक्सरे क्लिक करते थे, तब तक रेडिएशन पेशेंट को जाती रहती थी, वो आज सिर्फ 1 सेकंड में हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो वही एडवांस टेक्नोलॉजी जो है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जा रही हैं, और मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी ले ली है डॉक्टर सावी से। अगर आप लोगों को भी डेंटिस्ट या फिर डेंटल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेनी है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और आपके सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है डॉक्टर सावी आपको देने वाली है इस वीडियो के अंदर। और जो भी अगली नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर डॉक्टर सावी आपकी सारी की सारी जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर और अपना डेंटल की कोई भी सर्जरी या फिर जो मुंह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर सावी के पास आप लोग विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।